ओके, तो ये जी आज हम अपना थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं ऑफ द चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एक बार जल्दी से मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आपको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से, ठीक है ना। इसके अंदर हमने देखा था कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक स्टैटिस्टिशियन थे जिनका सरनेम गॉसियन था और उन्होंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इसकी खोज की थी। तो भाई इस तरीके से भी प्रोबेबिलिटीज़ निकाली जा सकती हैं, तो इसका नाम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। फिर हमने देखा था कि भाई जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है वो एक परफेक्ट बेल शेप कर्व होता है। देखो यहाँ पर एक परफेक्ट बेल शेप कर्व होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है परफेक्ट बेल शेप कर्व होता है, और उसका जो एरिया होता है, एरिया टोटल एरिया, वो कितना होता है, या तो 1 बोल लो या फिर 100% बोल लो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ये कॉन्सेप्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। अब आपको पता है कि अगर ये कर्व है, ये कर्व किस बेसिस पे बना है, कुछ डेटा रहा होगा। डेटा के अंदर लेट से हम लोगों ने डेटा लिया कि भाई मैंने क्लास में एक टेस्ट लिया है बच्चों का, एंड टेस्ट में कुछ बच्चों के 15 आए, 5 आए, कुछ बच्चों के 10 आए, कुछ बच्चों के 15 आए, कुछ के 20, कुछ के 25। आउट ऑफ 30 का ये टेस्ट था। और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिख देता हूँ, 10, 20, 30, 20, 10। अब इस डेटा का जब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा सा बनेगा, सोच करके देखो ज़रा। बताओ जी, एक्स एक्सिस पे क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ। मार्क्स लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5। या गए 5, या गए 10, या गए 15, या गए 20 और या गए 25। तो वाई एक्सिस पे क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कितने लिखूंगा, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब आइए जी ग्राफ बनाते हैं। बताइए जी, 5 नंबर 10 बच्चों के हैं, तो 5 और 10 यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगा। फिर बताइए जी, 10 नंबर 20 बच्चों के हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। 15 नंबर 30 बच्चों के हैं, 15 नंबर 30 बच्चों के हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। फिर 20 नंबर 20 बच्चों के हैं, 20 और 20, यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। और फिर 25 नंबर 10 बच्चों के हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा। ठीक है जी। अब मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा सा बनेगा, एक परफेक्ट बेल शेप कर्व बनेगा। अभी तो क्या ये राइटिंग पैड इतना एक्यूरेट होता नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट बना पाऊँ, बट वो एक परफेक्ट बेल शेप कर्व बनेगा। अब अगर मैं इस डेटा का मीन निकालूं, अरिथमेटिक मीन लास्ट क्लास में निकाल के भी दिखाया था, कितना आ रहा था, 15। मीडियन निकालूंगा 15, और मोड निकालूंगा वो भी 15 आएगा। तीनों चीज़ 15 15 15 आ रही थी। यानी कि अगर मैं इस टिप से एक लाइन खींचूँ नीचे की तरफ, ये जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ से मैं एक लाइन खींचूँ नीचे की तरफ, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो, मीन मीडियन मोड के ऊपर। यानी कि एट द सेंटर ऑफ द कर्व लाइज मीन मीडियन एंड मोड। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई क्या चांसेस हैं कि अगर मैं एक बच्चा पिक करता हूँ, उसके नंबर 15 या 15 से ज़्यादा आए होंगे, 15 या 15 से ज़्यादा आए होंगे, यानी कि उसके नंबर के लिए जो शेडेड एरिया है वो ये होगा। अगर 15 या 15 से ज़्यादा नंबर मुझे शेड करने हैं तो उसका एरिया ये होगा। इसके क्या चांसेस हैं, तो क्या बोलोगे, 50%, क्योंकि टोटल एरिया ऑफ द कर्व कितना होता है, 50, और आपने आधा कर्व शेड कर दिया, तो उसके चांसेस कितने हो गए, 50%। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालने में हमें हेल्प करता है। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई ये जो परफेक्ट बेल शेप कर्व होता है, ये जो आपका परफेक्ट बेल शेप कर्व होता है, ये जो आपका परफेक्ट बेल शेप कर्व होता है, इसके अंदर ये जो म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू मतलब क्या होता है, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों बोलते हैं, इसका भी आंसर दीजिए। यहाँ से कर्व चेंज होता है। पहले जो कर्व है वो आपको दिख रहा है ऐसे से जा रहा था, ऐसे से, और इस पॉइंट के बाद कर्व ऐसे से जाने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आपको ये पॉइंट दिखेगा, यहाँ से कर्व का कर्वेचर चेंज हो रहा है।
ऐसे से ऐसा सा हो रहा है और इस साइड भी वही सेम चीज़ हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इनको हम दूसरी लैंग्वेज में एक और चीज़ बोलते हैं, क्या? फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं? सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो कर्व होता है इसमें एक एम्पेरिकल रूल अप्लाई होता है, और रूल क्या कहता है कि आपको जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसके अंदर जितना भी डेटा आता है ये आपका टोटल डेटा का 68.27% होता है। दिख भी रहा है आपको? दिख भी रहा है कि मोर देन 50% ऑफ द कर्व आपका पिंक शेडेड एरिया है, जो कि आपका क्या है? फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आपका सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इन दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जितना भी डेटा होता है वो 95.45% डेटा होता है। यानी कि कौन सा डेटा हो गया? ये पर्पल वाला प्लस पिंक वाला प्लस पर्पल वाला। और जो आपका ये जो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ग्रीन प्लस पर्पल प्लस पिंक प्लस पर्पल प्लस ग्रीन, इस बीच में आपका 99.73% डेटा होता है। कितना डेटा होता है? 99.73% डेटा होता है। और बाकी का जो डेटा बच गया वो कितना है? 0.27%। वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? इस एरिया में, इस एरिया के अंदर। ठीक है जी। हमारे जो परफेक्ट बेल शेप कर्व होता है, इसका ये जो कर्व होता है ये कभी भी किस एक्सिस को टच नहीं करता? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। तो देखो ये जो होता है कर्व, ये पैरेलल हो जाता है विद एक्स एक्सिस। दिख रहा है? पैरेलल हो जाता है, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। आ गई बात याद है? ठीक है, ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का मेन काम करता है। और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम 3 तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हमने पहला मेथड डिस्कस किया था, ये वाला। हमने दूसरा मेथड भी डिस्कस किया था, ये वाला। आज हमारा तीसरा मेथड डिस्कस करने का टाइम आ चुका है। ठीक है ना? मैंने आपको बताया था 3 तरीके से निकालते हैं। 2 तरीके मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना? मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी निकालने वाला कि प्रोबेबिलिटी निकाल करके दिखाओ। बट इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। 3 क्वेश्चंस कराए थे और उसी टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूले से एग्जाम में बन करके आते हैं। उन 3 के अलावा छोटे मोटे हल्के फुल्के फ्लक्चुएशंस और हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। बट अगर ये बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो इस फॉर्मूले का यूज़ करके, वो कभी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कहीं आई नहीं, फाउंडेशन लेवल पे किसी बुक में नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना कभी आया, क्योंकि वो 1 नंबर को जस्टिफाई नहीं करता। सीधी सी बात है। इसमें वैल्यूज पुट करके अगर आपको आंसर निकालना है वो 1 नंबर के हिसाब से नहीं है। बट प्रोबेबिलिटी निकालना यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट, ये आता है एग्जाम के अंदर। और इसके भी हमने 2 क्वेश्चन करे थे लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है ना? जिसमें से एक क्वेश्चन तो यही था और एक क्वेश्चन और किया था हमने एक्सरसाइज के अंदर से। तो 2 तरीके थे प्रोबेबिलिटी निकालने के यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, और इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आज जो हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी निकालने का कार्यक्रम, वो करने वाले हैं यूजिंग एरिया बेस्ड डायग्राम। ठीक है ना? यानी कि आज हम इन डायग्राम का यूज़ करके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इन डायग्राम्स का, इन कर्व का यूज़ करके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है जी? आइए शुरू करें। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में ये भी पूरा पढ़ लिया था। ठीक है ना? जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नहीं आए थे या ऑनलाइन नहीं लिया था, ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा आज मैं लास्ट लेक्चर। मैंने अपलोड कर दिए हैं, ऐप पे सिर्फ अपलोड करना बाकी है, यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं और आपको आज वो मिल जाएगा, प्लीज़ देख लेना। ठीक है ना? तो आज हमें जो करना है वो मैं आपको पहले ही बताता हूँ। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये भी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आज जो हमें करना है वो सम अदर पॉइंट्स करना है, और हमें इस मेथड का यूज़ करके, एरिया बेस्ड मेथड का यूज़ करके प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है ये करना है। आज का टारगेट क्लियर है आप लोगों को? एक एरिया बेस्ड मेथड का यूज़ करके हमें प्रोबेबिलिटी निकालना सीखना है, और एक हमें सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम अदर पॉइंट्स को इनको डिस्कस करना है, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर आपके क्वेश्चंस बचेंगे, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस तो हम कर भी चुके हैं बायनॉमियल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के
दूसरे लेक्चर के अंदर, ठीक है ना, दूसरे लेक्चर में करे थे, नहीं पहले लेक्चर में कर लिए थे और दूसरे में भी करे थे, दोनों लेक्चर्स में किए थे। फिर तीसरे लेक्चर में हमने क्या शुरू किया था, नहीं पहले लेक्चर के अंदर ही हमने क्वेश्चंस कर लिए थे कॉन्सेप्ट करने के बाद। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था जो कि पिछला लेक्चर था, और आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करेंगे। टाइम बच गया तो इन क्वेश्चंस को भी करेंगे। आइए जी शुरू करें। पेज खोलो अपने रजिस्टर पे और हेडिंग लिखो लिखिए मीन ऑफ मार्क्स obtained by students in a test is 24. Find the probability, नहीं, and their standard deviation, and their standard deviation is 4. Find the probability, find the probability, पहला केस, probability of getting more than 28 marks, x greater than 28 का क्या मतलब है कि जो मार्क्स ऑब्टेन किया बच्चे ने वो 28 से ज़्यादा किए हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्मॉलर देन 20, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्मॉलर देन 28, एंड फोर्थ probability of x is equal to 28. Given that z, ये क्या लिखा मैंने, z 0 to 1 is equal to and z 0 to 2 is equal to, तो जो z 0 to 1 की वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ कितनी है। ये है आपकी 0.3413, और ये है 0.4772। तो z 0 to 1 एंड z 0 to 2 की आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। और जी क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ खास समझ नहीं आया होगा ये क्वेश्चन कि भाई सर करना क्या है, कैसे करना है, क्या वैल्यूज़ हैं, इनको कैसे यूज़ करें। बट बिलीव में 4 क्वेश्चंस करके आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि करना क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाऊँगा। ये ऐसे परफेक्ट बेल शेप लग नहीं रहा है बट अज्यूम कर लो है, ठीक है ना, क्योंकि एक इंसानी हाथ के बस की बात होती नहीं है कि वो एक परफेक्ट बेल शेप कर्व बना ले वो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं, कोशिश कर सकता हूँ कि बन जाए, बट वो बनेगा नहीं, मुझे पता है। ठीक है जी। अब एक परफेक्ट बेल शेप कर्व है। अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ द कर्व पे क्या लाई करता है, मीन मीडियन मोड, और वो क्वेश्चन में कितना है 24, यानी कि ये पॉइंट पे 24 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने क्या किया होगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, वाई एक्सिस मैंने बनाया नहीं है बट एक्स एक्सिस है ये। एक्स एक्सिस पर खुद सोचो, यहाँ पर जो नंबर आ रहे होंगे इस साइड पर वो 24 से कम होंगे, 24 से ज़्यादा होंगे,
24 से कम, और इधर क्या होंगे 24 से ज़्यादा। तो मैंने जो नीचे नंबर लिखे थे अपने क्वेश्चन में भी, यहाँ पर देखो, जो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाया था, उड़ा दिया मैंने, अच्छा, जब मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन बनाया था तो यहाँ पे क्या लिखा था, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लिखा था, कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा। तो बीच में 15 नंबर आपके क्या थे, मीन थे, अरिथमेटिक मीन। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 10 और 5 थे, और राइट हैंड साइड पे 20 और 25 थे, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसा ही होता है, इस साइड थोड़े कम मार्क्स होंगे और इस साइड थोड़े ज़्यादा मार्क्स होंगे 24 से। अब आगे समझो ध्यान से। हमारे क्वेश्चन का जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि अगर मैं क्लास में एक बच्चा रैंडमली पिक करता हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके 28 या उससे ज़्यादा नंबर आए होंगे। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है कि सर 28 से ज़्यादा आए होंगे, ये लिखा हुआ है, बट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर x ग्रेटर देन 28 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 सेम होता है, कोई फ़र्क नहीं इन दोनों के अंदर। बट किस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में। अगर हम बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, वहाँ पे इन दोनों में फ़र्क होता है। वहाँ पर x ग्रेटर देन 28 का क्या मतलब होता है, 29, 30, 31, 32, और x ग्रेटर देन 28 का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 28, 29, 30, 31, 32। बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ और ये चीज़ एग्जैक्टली सेम होती है। इसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। लॉजिक क्या है कि कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर कॉन्टिन्यूस वेरिएट। और कॉन्टिन्यूस वेरिएट क्या होते हैं, जो इंटीजर, नॉन इंटीजर फॉर्म भी ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं x ग्रेटर देन 28 की बात करूं तो 28.00000001 भी हो सकती है, एक वैल्यू हो सकती है। अब मुझे बताओ 28.00000001 एंड 28 में कोई फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, 0.00000001 का फर्क है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ग्रेटर देन 28 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 28 एक ही बराबर मानो, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, क्योंकि 0.000001 का फर्क आप नहीं दिखा सकते इस एरिया वेव डायग्राम के अंदर। दिखा सकते हो क्या, नहीं दिखा सकते। तो वो बोलते हैं कि इनको एक ही मानो। आगे सुनो, बट जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि x जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकता है, सिर्फ इंटीजर्स। तो 28.0001 वैल्यू नहीं ले सकता है, तो 28 लेगा या 29 लेगा। तो वहाँ पर ग्रेटर देन 28 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 28 में फ़र्क हो जाता है, ठीक है जी, याद आ गई होंगी आपको बातें। अब मुझे यहाँ पर निकालना है ग्रेटर देन इक्वल टू 28 की वैल्यू। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर 28 लिखता हूँ एक्स एक्सिस पर, तो किस साइड लिखूँ, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अरे बीच बीच में अपने आप है ना इरेजर बन जाता है ये, यहाँ पर मैंने अंदाजे से लिख दिया x इज इक्वल टू 28। देखो मुझे नहीं पता 28 एक्चुअल में कहाँ है का, ऑब्वियस सी बात है नहीं पता, बट आप अंदाजे से लिखो। यहाँ से एक लाइन खींचो ऊपर की तरफ। अब मुझे बताओ, अगर मुझे x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 बताना है और मुझे शेड करना है वो एरिया जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है, तो कौन सा एरिया शेड करूँ। आपके पास ऑप्शन है ये वाला या ये वाला, आखिरी वाला, नहीं आखिरी वाला। देखो ये अगर ये एरिया शेड करता हूँ, इसका क्या मतलब है कि बच्चे के नंबर 24 और 28 के बीच में इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये थोड़ी ना निकालना है मुझको, मुझे क्या निकालना है कि बच्चे के नंबर 28 या उससे ज़्यादा आए हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बात समझ आ रही है आप लोगों को, हाँ या ना, आ रही है। अब अगला काम हमारा क्या है, z निकालना, z निकालना। और z निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद है, z एरिया अंडर कंसिडरेशन, z स्कोर, इसको z स्कोर बोला जाता है, और ये होता है एरिया अंडर कंसिडरेशन। मैं आपको अभी बताऊंगा। बताओ x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, x क्या है, x क्या है 28 रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है ना 28, x क्या है 28, देखो यहाँ पे लिखा भी है, माइनस म्यू 24 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड डिवीजन 4, देखो येगा, ठीक है जी। बताओ z का आंसर क्या जाएगा 1। अब मैंने आपको बोला कि z 0 to 1 की वैल्यू कितनी है 0.3413। अब आप बोलोगे कि सर z0 और z1 का मतलब क्या है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा z0 होता है एट द सेंटर ऑफ द लाइन, यानी कि जहाँ पे मीन होता है वहीं पे z0 होता है, और z1 होता है इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमने 28 कंसिडर करके z1 निकाला है, तो 28 के नीचे 1 लिख दूंगा। बात समझ आ गई आप लोगों को। जब x 28 था तब z1 आया है, तो 28 जब है x की वैल्यू तो z कितना है यहाँ पर 1 है। बात समझ आ गई आप लोगों को। अब देखो z 0 to 1 यानी कि
आपको जो वैल्यू गिवन है 0.3413 वो इसकी गिवन है, ये जो अभी अभी मैंने येलो किया है। Z021 यही तो है, बताओ है ना, Z021 ये है, यानी कि ये वाला जो येलो एरिया है इसकी वैल्यू कितनी है 0.3413। अब क्या ये निकालना है? नहीं, आपको निकालना है इसका आंसर। ओके जी, कैसे निकालेंगे बताओ। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये सेंटर लाइन से इधर का जो एरिया होता है वो कितना होता है 0.5। वेरी गुड। अगर ये पूरा एरिया 0.5 है और ये वाला एरिया 0.3413 है तो इस लाइन से इधर का एरिया बताओ कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 0.3413। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बस आ गया 0.5 माइनस 0.3413, ये आ गया 0.1587। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन इक्वल टू 28 मार्क्स, यानी एक बच्चे के मार्क्स 28 या उससे ज़्यादा आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1587, या फिर हम बोल के सकते हैं 15.87%। हाँ जी, बात समझ आई आप लोगों को? आई बात समझ? तो ये जो Z होता है ये एरिया अंडर कंसिडरेशन होता है, यानी कि अगर Z 0.3413 है और ये 0 to 1 Z0 to 1 की वैल्यू है, यानी Z0 से लेकर के Z1 के अंदर जो एरिया कवर हो रहा है वो कितना है 0.3413 है। और हमें पता है कि इस मिडल लाइन से लेकर के राइट हैंड साइड का पूरा एरिया 0.5 होता है और इस मिडल लाइन से लेकर के इस लेफ्ट हैंड साइड का पूरा एरिया भी 0.5 होता है, और तभी इस पूरे कर्व का एरिया 1 निकल करके आता है 0.5 प्लस 0.5। ओके, अच्छा, अब क्या आप लोग मुझे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बी पॉइंट का आंसर बता सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्मॉलर देन 20। किसको? देखो, आपका MCQ बेस्ड पेपर है, आपको रफ में करना है सब। ये डायग्राम आपको कुछ नहीं दिया होगा, आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना होगा, बाकी सब आपको खुद करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ वो वैल्यूज गिवन होगी, जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आपको गिवन होगा एग्जाम के अंदर। अब बस मेरे क्वेश्चन में 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं, आपको कोई एक चीज़ गिवन होगी इसके अंदर, या तो आपको ये निकालना होगा, या आपको ये निकालना होगा, या आपको ये निकालना होगा, या आपको एक नंबर के लिए इतना ही आएगा। और देखो, ये 1 मिनट के अंदर हो जाता है क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं लगता। वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए टाइम लग गया, वरना आराम से 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन हो जाता है। बताओ जी, सेकंड का आंसर क्या होगा? सेम, वेरी गुड, सेम होगा। सेम क्यों होगा? देखो लॉजिक, मैंने अगेन एक परफेक्ट बेल शेप कर्व बनाया, बिल्कुल सही करो पूजा। x बार या फिर म्यू कितना होगा? ये 24 क्वेश्चन में गिवन है। अगर मुझे 20 दिखाना है तो इधर कहीं आएगा x इज इक्वल टू 20, 24 से कम है 20। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है x 20 पर, तो 20 माइनस 24/4 यानी कि -1। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि भाई ये जो कर्व है ये परफेक्ट बेल शेप कर्व है, यानी कि जितना इधर उतना उधर, यानी कि Z1 और Z-1 एक ही जितने डिस्टेंस पर होंगे। यानी Z0 to 1 अगर वैल्यू लिखी है 0.3413 तो वही वैल्यू Z0 to -1 की भी वैल्यू होगी 0.3413, यानी कि ये जो वैल्यू है इस वाले एरिया की ये कितनी है 0.3413। बट हमें क्या ये निकालना है? जल्दी बताइए, हमें क्या निकालना है कि बच्चे के मार्क्स 20 या 20 से कम आए होंगे, उसकी क्या चांसेस हैं? ये तो मैंने क्या निकाल दिया कि बच्चे के नंबर 20 और 24 के बीच में आए होंगे, इसके क्या चांसेस हैं? ये तो निकालना ही नहीं था, हमें निकालना है 20 या 20 से कम। तो मेरे लिए जो शेडेड एरिया होगा जो मुझे कंसिडर करना है वो क्या होगा? ये वाला, बताओ है ना, यही होगा। तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वेरी इजी, 0.5 माइनस 0.3413, यानी कि वही सेम आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 0.1587।
आगे बात समझ? इजी, इंटरेस्टिंग एंड इजी। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जो Z1 है ना, Z1, इसका पता है क्या मतलब है? फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और जो Z1 है ना, वो एक ही बराबर है। जो आपका सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है Z2 एक बराबर है, कोई फर्क नहीं होता इनमें। Z2 और Z1 सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन और फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही बात होती है। आपको पता है कि म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं? फर्स्ट वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो Z+1 और Z-1 भी तो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो अगर आपको Z0 to 1 की वैल्यू गिवन है, यानी Z0 to -1 की भी सेम वैल्यू होगी। बात समझ आ रही है? तो अगर आपको एग्जाम में आपको ये लगता है कि सर हमारा Z-1 आ रहा है बट वैल्यू 0 to 1 की गिवन है, तो सर अब कैसे करेंगे? तो मैं आपको यही बोलूँगा तब कि भाई Z0 to 1 और 0 to -1 इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अगर 0 to 1 की वैल्यू आपको पता है तो वही सेम वैल्यू 0 to -1 की भी होगी। ठीक है जी, आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा वाला करके दिखाइए। क्या आंसर आ रहा है? भाई पूनम ने सबसे पहले आंसर दिया है। किस किस का आंसर आ गया? 0.8413, दो बच्चों का आ गया। ये आपका परफेक्ट बेल शेप कर्व है। यहाँ पे आपका म्यू 24 क्वेश्चन में गिवन है और आपको निकालना है कि बच्चे के नंबर 28 या 28 से कम आए होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले तो Z28 पर Z कितना होता है ये निकालते हैं, आएगा 1। यहाँ पे Z कितना होता है? 0 होता है। अब हम एरिया शेड करते हैं जिसका हमें आंसर चाहिए, 28 या 28 से कम। क्या मैं सही एरिया शेड कर रहा हूँ? 28 या 28 से कम का क्या मैं सही एरिया शेड कर रहा हूँ? बोलो हाँ या ना। यही तो रिप्रेजेंट करता है 28 से कम मार्क्स। अब मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कि Z0 to 1 यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया कितना है? 0.3413। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस मिड लाइन से लेकर के इधर तक का एरिया कितना होता है? 0.5। तो 0.5 और 0.3413 ऐड करेंगे तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा? बताइए जी, आ जाएगा? वैसे ही करना था हम लोगों को। आगे बात समझ? इजी है, कुछ मुश्किल तो है नहीं इसके अंदर, है? बताओ हाँ या ना। मुश्किल है? कुछ नहीं है। अब आखिरी क्वेश्चन कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे के 28 मार्क्स आए होंगे? पता अगर आप एरिया शेड करना चाहोगे तो कुछ एरिया शेड कर पाओगे? बोलो हाँ या ना। एरिया शेड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और यही डिसएडवांटेज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कि एक सिंगल नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी ये कॉन्सेप्ट नहीं बता पाता। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा प्रोबेबिलिटी बताता है ऑफ सम इंटरवल कि भाई 28 से 24 के बीच में कितने बच्चों गए होंगे, ये पता लगाना हो, आंसर आ जाएगा। 28 से 30 के बच्चे में 28 से 32 के बीच में बच्चे कितने बच्चों के नंबर आए होंगे, इसका आंसर भी आ जाएगा। बट अगर आपको ये पता लगाना एग्जैक्टली 28 कितने बच्चों के होंगे, एग्जैक्टली 24 कितने बच्चों के होंगे, ये नहीं बता सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डी वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0।
या फिर आप सीधा सीधा 0 की जगह लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि कोई एरिया शेड ही नहीं हो पाएगा, और जब तक एरिया शेड नहीं होगा आप प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते। ये पूरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत है, ठीक है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इसलिए हम कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलते, कि एक रेंज के अंदर ये नंबर आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के बताता है, एक सिंगल नंबर की नहीं बताता। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये होता, ई पार्ट कर लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मार्क्स बिटवीन 28 एंड 32। क्या प्रोबेबिलिटी के बच्चे के नंबर 28 से 32 के बीच में आए होंगे, इंक्लूडिंग 28-32? क्या ये हम कर सकते हैं? करो। ओके, किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको? बताओ, शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, शेडेड एरिया ही आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। मुझे बताइए, अगर x 28 है तो z की वैल्यू क्या होगी, और x अगर 32 है तो z की वैल्यू क्या होगी? बताता हूँ। अब आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सोचो। ये वाली। मुझे बताइए Z0 to 1, Z0 to 2, Z0 to 2 की वैल्यू क्या होती है? 4.47 4772। ठीक है, यानी कि अगर मोटी मोटी बात की जाए तो ये पूरे एरिया की जो प्रोबेबिलिटी है ये कितनी है? 0.4772। और अगर मैं इसके अंदर ये वाली एरिया की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो आंसर आएगा क्या? नहीं, ये प्रोबेबिलिटी में ये वाली चीज़ भी इंक्लूड हो जाएगी, फिर नहीं होगी, नहीं होगी, होगी नहीं होगी? सोचो ना, अगर आप इस एरिया में ये एरिया माइनस करते हो तो सिर्फ यही तो आएगा, ये वाला थोड़ी ना आ जाएगा। अगर आप 0.5 में ये एरिया माइनस करते तो आपके पास ये पूरा एरिया आ जाता, बट हमने तो 0.5 में माइनस नहीं किया। तो ये जो Z0 to 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3413। अब इनका जो डिफरेंस है वो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। ओके, नहीं 0.1359 आ रहा है। ठीक है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गई? 13.57%। यानी एक बच्चा अगर मैं रैंडमली क्लास से पिक करता हूँ और उसके नंबर 28 से 32 के बीच में आए होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 13.59% या 0.1359। आगे बात समझ? एरिया बेस्ड डायग्राम समझ आया कैसे यूज़ करते हैं हम लोग? ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है देखा जाए तो। ठीक है ना, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा, बहुत हल्का सा, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लगाना है, हल्का सा। आगे बढ़े। तो ये हमने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कर लिया। मुझे लगता है कि एरिया बेस्ड डायग्राम के इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लोगे, और भी अगर बना दिए जाएँ तो वो भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। बट एक टाइप का क्वेश्चन आप अभी भी नहीं कर पाओगे।
कुछ अटक सा गया है, रुक जाओ। क्या पेज नंबर है? ओके, चलिए तो ऐसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बताओ जी, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप? ये वही बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने लास्ट क्लास करी थी। बताओ जी, क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डिवीजन होता है Q1, और म्यू प्लस 0.675 होता है थर्ड क्वार्टाइल डिवीजन, थर्ड क्वार्टाइल। तो आपको फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल दिया हुआ है। द टू क्वार्टाइल्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिंबॉलिक साइन होता है वो ये होता है एन म्यू कॉमा वेरिएंस। और ये आपको दो क्वार्टाइल्स गिवन है, ठीक है ना। आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। अब देखो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। आप बोल सकते हो कि जी म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डिवीजन जो है ये 14.6 है, एंड म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डिवीजन जो है ये 24.4 है। एडिंग बोथ ऑफ देम, ये और ये कट जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ म्यू किसका बराबर आ जाएगा बताइए? 26, 40 से निकाला मैंने। तो मुझे बताइए, मैं बोल सकता हूँ 14.6 जो है वो म्यू यानी कि 20 माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डिवीजन के बराबर है, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यू, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो बताइए, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 0.675 स्टैंडर्ड डिवीजन किसके बराबर जाएगा? 5.4। तो स्टैंडर्ड डिवीजन किसके बराबर जाएगा? 5.4 डिवाइड बाय 0.675 यानी कि 8 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों से तो आराम से हो जाएगा जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एंड उनको याद भी है। अगर याद नहीं है तो फिर अगेन कन्फ्यूजन होगा कि फिर कौन सा फॉर्मूला लगा करके होगा, बट ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर गिवन है। फिलहाल मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ एक एरिया बेस्ड क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो आपके दिमाग में आएगा फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मोटा मोटा मतलब है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो आपने पढ़ा हुआ है। अगर मैं आपको बोल दूं कि मैंने आपको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया ही नहीं है और एक ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक्स वैल्यूज़ ले सकता है वो 6, 8, 10, 12 और 18 है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी की अगर मैं एक नंबर पिक करता हूँ 12 से छोटा होगा?
3/5। तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और 12 से छोटे कितने हैं, 3, तो 3/5। बात समझ आ गई। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर होता है। ये क्वेश्चन अभी आप जब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी बताए ना, सम अदर पॉइंट्स, वो करोगे तब कर पाओगे। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ एरिया बेस्ड मेथड का कोई क्वेश्चन, जो मुझे लगता है आप लोगों से नहीं होगा। देखो ये रहा, मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। मैं क्यों करा रहा हूँ, जैसे कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोगों की बढ़ जाए, आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो कैसे उसको डील किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153 पढ़ो और पहले खुद सोचो कि क्या ये कर पाओगे, अगर हाँ तो ट्राई करो। आपको मीन दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 150 अपॉन x ग्रेटर देन 120। टाइप वही है बट डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पर। नहीं, मुझे एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी a/b का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, ऑफ b, ये होता है। ये फॉर्मूले का यूज़ होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये है a और ये है b। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, उसके अंदर ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, ठीक है ना। इसका यूज़ होगा, समझो कैसे होगा। अगर पहले मैं एरिया बेस्ड डायग्राम बनाऊं, तो बताओ क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन कितना गिवन है? 120, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है? 40। चलो अब ध्यान से सुनना, मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू 150 अपॉन x ग्रेटर देन 120, यानी ये a है और ये b है। a अपॉन b की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। मुझे एक बात बताइए, a इंटरसेक्शन b का क्या मतलब होता है? वो एरिया जो a एंड b दोनों में कॉमन है, बोलो हाँ या ना। ये इसका मतलब होगा a एंड b का कॉमन एरिया। अब एक बार इसको हम शेड करके देखते हैं, स्मॉलर देन 150 एंड ग्रेटर देन 120। बताओ 150 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं। बताओ 120 तो है ही यहाँ पे गिवन, कोई दिक्कत नहीं है। अब x, ध्यान से सुनना, x स्मॉलर देन इक्वल टू 150 को अगर मैं शेड करना चाहता हूँ तो कौन सा एरिया शेड होगा? बोलो हाँ या ना। क्या ये एरिया x स्मॉलर देन 150 का है, स्मॉलर देन इक्वल टू 150? बोलो हाँ या ना। ओके, अगला मुझे कौन सा शेड करना है? ग्रेटर देन 120। वेरी गुड। अब अगर मुझे ग्रेटर देन 120 शेड करना है तो जल्दी से बताइए कौन सा एरिया शेड होगा? ये वाला। अब मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा ये वाला एरिया जो दोनों में कॉमन है। यही मतलब होता है इंटरसेक्शन बी का। तो मुझे पहले तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और फिर इससे किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? एक्स ग्रेटर देन 120। बताओ कितनी होगी? ग्रेटर देन 120.5, ठीक है ना। तो आपको मेनली करना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी कि आपको ये जो रेड वाला एरिया है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसको 0.5 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, x इज इक्वल टू 150 माइनस 120 अपॉन
40, यही होगा। कितना ये 0.75। z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.75। अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको z 0 to 0.75 की वैल्यू गिवन होती। अब मेरी बुक में गिवन क्यों नहीं है, क्योंकि मेरी बुक में मैंने आप लोगों को आखिरी में एकदम एंड में देखो z टेबल दिखेगी आपको एक। $152 एकदम आखिरी पेज दिख गई, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको क्या निकालना 0.75, तो देखो 0.7 तो ये रहा और 0.05 ये रहा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये है। तो आगे आपकी 0.75 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2734, ये आ रही है। बोलो हाँ या ना, 0.75 की वैल्यू यही आ रही है 0.2734। किसी को डाउट है क्या? अक्षत क्या हुआ? अच्छा कोई नहीं, यहाँ पे देख लो 0.2734, ठीक है ना। 0.07 और 0.05, 0.7 और 0.05 कितना होता है 0.75, इसका इंटरसेक्शन 0.34, 0.2734। तो आपको z टेबल कैसे देखते हैं समझ आ गया? आप z टेबल कैसे, बहुत ईजी है देखना। तो 0.2734 क्या आ गई, ये रेड वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी आ गई। z0 to 1 की हमने वैल्यू निकाली, z0 यहाँ पर होता है बीच में, और z0 to 0.75 की हमने वैल्यू निकाली, और 0.75 पर हमने देखा कितना है 0.2734। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 0.2734। तो 0.2734 कैसे डिवाइड करना है 0.5 से, और आपका आंसर आ जाएगा 0.5468। लो जी, ऑप्शन ए को ठीक कर लो, इसका ऑप्शन गलत है मुझे याद है। आ गई बात याद, समझ आ गई बात कैसे करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो जब भी आपको ये अपॉन में दिख जाए, कोई भी प्रोबेबिलिटी अपॉन में दिख जाए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। ए अपॉन बी का क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको पहले तो कॉमन एरिया निकालना है, ठीक है ना, कॉमन एरिया, और उसको डिवाइड कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो दूसरा वाला एरिया है। यानी कि पहले तो देखो इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, फिर डिवाइड कर दो इस वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी से, ठीक है ना। वही हमने यहाँ पे किया है, कर लोगे अब। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं वैसे तो, बट बाई चांस अगर आ गया कभी तो इतना मुश्किल होता भी नहीं है। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, तो आप आराम से कर पाओगे। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। इसमें एक नई चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखो z0 to 1 की वैल्यू ना दे करके phi 1 की वैल्यू गिवन है। अब phi 1 का मतलब पता है क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के z1 तक की वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के z1 तक की वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि z0 to 1 में अगर हम 0.5 ऐड कर दें तो phi 1 की वैल्यू आ जाती है। आइए ये बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। phi 1 क्या होता है, z0 to 1 और phi 1 में फ़र्क मैं दोबारा आपको एक बार समझा रहा हूँ, समझना। ये सम अदर पॉइंट्स वाला जो पार्ट है उसका पहला ही पॉइंट है वैसे है। अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो z0 to 1 का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे z0 है और यहाँ पे z1 है तो जो वैल्यू गिवन है वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करती है। बट phi 1 का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के z1 तक की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है जी। और ये कितनी है 0.8413। अब आपको अगर z0 to 1 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे बताओ। अगर आप 0.8413 में ये माइनस कर दो, यानी कि 0.5 माइनस कर दो,
तो आपको इस एरिया की पता चल जाएगी, कितना आ जाएगा 3413। आ गई वही सेम वैल्यू Z1 0 to 1 वाली, यही थी ना 0.3413, याद होगा आपको, पहले क्वेश्चन में लिखी थी। चलो अब आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो मीन है वो 50 है, जो वेरिएंस है वो 100 है, तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 10, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 की। अगर मीन हमारा 50 है तो वो यहाँ पर है, तो बताओ 60 यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, 60 यहाँ पर होगा, तो बताओ यहाँ पर z की वैल्यू क्या होगी 60 पर, 60 माइनस 50 अपॉन 10 यानी कि 1 होगा। अब z 0 to 1 की वैल्यू क्या होती है 0.3413। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 की निकालनी है। तो आप 0.5 के अंदर अगर 0.3413 माइनस कर दो तो आपको ये वाला आंसर पता चल जाएगा, और ये आपको निकालना है 1587। आई बात समझ। अब तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो गया। 1587 को आप क्या बोल दोगे राउंड ऑफ करके 0.16। इजी, बोलो हाँ या ना। बताओ जी, इसका आंसर बता पाओगे आप लोग। आपको मीन डेविएशन निकालना है ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। प्रॉपर्टीज देखो और बताओ मीन डेविएशन क्या होता है। 0.8 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। तो बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 3.2, खत्म। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिगर सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन थी, वो थी मीन की वैल्यू, किसी काम की नहीं है। हमें पता है कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद ना हो तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ा था उसमें सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4/5, सॉरी, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे भी वही सेम आंसर आएगा कि मीन डेविएशन का हो जाएगा 4/5, मतलब क्या होता है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कर ही लिया था। अब यहाँ पे आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन, ठीक है ना। तो मीन डेविएशन होता क्या है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, आ गया। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्या, अच्छा ये तो कर लिया था हमने, ये भी हो चुका है। इसमें आपको एक ऑप्शन ठीक कर देना, बी वाला ऑप्शन 3/4 है ना कि 3, सबकी बुक में 3 लिखा होगा, उसे 3/4 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 147 का बी ऑप्शन। बताइए जी, आपको मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 10 और √5, तो बोल रहा है कि बताओ मोड क्या होगा। वेरी गुड 10। क्यों, हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के अंदर मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं, मीन मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। और अगर आपको मीन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यानी मोड भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो मीन अगर आपका 10 है तो मोड भी 10 होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 इज। आपको क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ। अरे वो तो फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड थर्ड क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं क्वार्टाइल डेविएशन का पूछ रहा हूँ। Q3 माइनस Q1 अपॉन वो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला बता रहे हो तुम लोग। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला, मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर में हम पढ़ा हुआ है, रिवाइज कर लिया करो टाइम टू टाइम। अब बताइए जी Q1 और Q3 कैसे निकालते हैं। म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो म्यू कितना है भाई 10 माइनस 0.675 मल्टीप्लाई बाय 4। बताइए जी क्या आंसर आ रहा है।
एक 7.3 आएगा, एक 12.7 आएगा, सही आ रहा है क्या? फिर 12.7 माइनस 7.3/2, 2.7 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ जी, बात समझ आई? क्वार्टाइल डेविएशन कहाँ पे पढ़ा है हम लोगों ने, किस चैप्टर में पढ़ा है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। अभी जो आप लोग फॉर्मूले बता रहे थे वाले, ये क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले नहीं थे, ये Q1 और Q3 के फॉर्मूले थे। आपको पहले ये निकालना है, फिर क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले में पुट करना है, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। चलिए, तो सारे क्वेश्चन हो गए। प्रॉपर्टी में वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ में डायरेक्ट दे रखा हो, कर लो। मुझे याद नहीं आ रहा बेसिकली, इसलिए मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया। अच्छा हाँ, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला दिया हुआ है 0.675 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आइए जी, अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। तो देखो, ओवरऑल चैप्टर थोड़ा सा इस पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, थोड़े से दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है कहीं कहीं, बट ओवरऑल चैप्टर ईजी है, इतना मुश्किल है नहीं। और ये चैप्टर की वेटेज कितनी है? 2 से 3 नंबर की, 3 से ज़्यादा का भी नहीं आएगा, और 1 या 2 नंबर या 3 नंबर का मैक्स टू मैक्स आएगा। ई पॉइंट, सम अदर पॉइंट्स। द symbol phi 1 indicates the area of a normal distribution curve from -infinity to z is equal to 1. Similarly phi 2 क्या इंडिकेट करेगा? -infinity से लेकर के z is equal to 2 तक की वैल्यू। समझ आ गया? सेकेंड, if x and y are two independent normal variables, then the distribution of x plus y is normal distribution. If x and y are two independent normal variables with mean a and b and standard deviation x and y, then the normal distribution x plus y is distributed with mean this and standard deviation this. अभी क्या बोल रहे हैं कि आपके पास लेट से एक अकाउंट्स के मार्क्स, एक मैथ्स के मार्क है, एक को x मान लो, एक को y मान लो, और ये दोनों ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इनका परफेक्ट बेल शेप कर्व बन रहा है दोनों का ही। तो जब मैं अकाउंट्स और मैथ्स के मार्क्स को ऐड कर दूंगा और उसका कर्व बनाऊंगा, वो भी परफेक्ट बेल शेप कर्व बनेगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि अगर x और y दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स हैं और एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो x प्लस वाई जो होगा, यानी इन दोनों मार्क्स को ऐड कर दिया जाए तो ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब अगर मुझे मीन गिवन है मैथ्स के मार्क का और अकाउंट्स के मार्क का, तो मीन ऑफ मैथ्स प्लस अकाउंट्स मार्क कितना होगा? यानी देखो, एक तो मेरे पास मैथ्स के मार्क गिवन है, एक अकाउंट्स के मार्क्स गिवन है, तो मैं x बार और y बार निकाल सकता हूँ, बट मैं अभी पता है क्या निकालना चाहता हूँ? x प्लस वाई बार, यानी कि इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके उनका अरिथमेटिक मीन कितना होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इसको और इसको ऐड कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। यही बात समझ? यानी मैथ्स के एवरेज और अकाउंट्स के एवरेज मार्क्स को जब ऐड कर दोगे तो आपको उन दोनों के मार्क्स का एवरेज जो आएगा वो पता चल जाएगा। यानी आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये x प्लस वाई का एक कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखो फिर इनका एवरेज निकालो, ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसका एवरेज और इसका एवरेज गिवन है, इन दोनों को ऐड कर दो, तब भी यही सेम आंसर आएगा। आगे बात समझ? हाँ या ना? ठीक है ना? फिर दूसरा क्या बोलता है कि अगर मैथ्स और अकाउंट्स के मार्क का स्टैंडर्ड डेविएशन x और y है, x और y, स्मॉल x स्मॉल y, तो इन दोनों के मार्क्स को जब ऐड कर दिया जाएगा और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा, तो कैसे आएगा वो? x² प्लस y² का अंडर रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर में बहुत हाई चांसेस होते हैं पूछे जाने के, और इसका क्वेश्चन आता कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। इफ़ x and y are two independent normal variables with mean 10, 12 and standard deviation 3 and 4, then x plus y is normally distributed with, तो x plus y भी normally distributed होगा। अब बताओ इसका मीन और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो मीन तो कितना होगा? 10 प्लस 12 22, वो हर एक ऑप्शन में 22 ही है। ठीक है ना? तो यहाँ तक तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, बट
स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा x प्लस वाई का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी कि 9 प्लस 16 यानी कि 5, सी ऑप्शन। ठीक है ना अक्षत, 25 नहीं 5 होगा, स्क्वायर रूट करना भूल गए आप। आगे बात समझ। तो 1 नंबर के हिसाब से कुछ है इस क्वेश्चन में नहीं, बट कब नहीं है, अगर आपको ये चीज़ पता है। अगर यही चीज़ नहीं पता तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। ठीक है ना। कुछ बच्चे तो क्या कर सकते हैं, 3 और 4 को ऐड करके 7 आएगा, तो भाई 22 और 7 ए ऑप्शन को टिक करा सकते हैं, बट ये गलत है। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना। चलिए, इंपॉर्टेंट थी अगला। फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, expected values of x, that is ex, is defined as the sum of product of different values and the corresponding probability। मतलब थर्ड पॉइंट एग्जैक्ट सेम चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ी है? वेरी वेरी रॉन्ग। वेरी रॉन्ग। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का आखिरी पार्ट याद है, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन निकालना है तो मैं वेरिएबल्स को उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दूं और मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी आंसर्स हैं उन सबको ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? अरिथमेटिक मीन मिल जाता है। याद आ रहा है? अरिथमेटिक मीन और ये एक ही बात होती है, याद आ रहा है? एक्सपेक्टेड वैल्यू और अरिथमेटिक मीन, और यही सेम लाइन, यही एग्जैक्ट सेम लाइन लिखी हुई है स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का वाला जो पार्ट है वहाँ पर, इन प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। फोर्थ, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन इंक्रीज, तो मीन से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो बताओ कर्व एक्स एक्सिस से दूर जाएगा या पास आएगा? ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका कर्व है और यहाँ पर आपका मीन है। जैसे जैसे डिस्टेंस मीन से बढ़ेगा तो कर्व एक्स एक्सिस के पास आएगा या दूर जाएगा? पास आएगा। वही चीज़ कह रहा है। As the distance from the mean increases, the curve comes closer to the horizontal axis, that is x-axis। ठीक है ना। The curve has a single peak। कर्व की जो होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की एक सिंगल पीक होती है, और उस पीक से जब आप नीचे की तरफ एक लाइन खींचते हो एक्स एक्सिस की तरफ, तो जो एक्स एक्सिस पर जिस वैल्यू पर वो टच करती है वही वैल्यू मीन होता है, वही वैल्यू मोड होता है और वही वैल्यू मीडियन भी होता है। अगला, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व आर, ये मैं आपको पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। जो आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशंस, उन्हीं को Z1 और Z-1 बोलते हैं हम लोग। ठीक है जी। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर x कैन रेंज फ्रॉम -∞ टू +∞। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है जहाँ पे x की वैल्यू -∞ से +∞ हो सकती है। मुझे जल्दी से बताइए, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यू क्या हो सकती है? फ्रॉम 0 to n, फ्रॉम 0 to n। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो सकती है? फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि वहाँ पे n भी इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है जी। बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो सकती है? फ्रॉम -∞ टू +∞। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज 2 पैरामीटर्स, म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं। मुझे बताइए, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स होते हैं? क्या क्या थे वो? पॉइसन के कितने होते हैं? 1। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने होते हैं? 2। क्या? म्यू एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन। याद आ गया? ठीक है ना। बहुत इजी है भाई। पहला जो उनकी प्रॉपर्टीज थे उनके पहले पहले पॉइंट है, इसका भी पहला पॉइंट, इसका भी पहला पॉइंट। फिर द मैक्सिमम ऑर्डिनेट दैट इज वाई लाई एट एक्स एक्सिस इक्वल टू मीन। तो ये क्या बोल रहा है कि जो मैक्सिमम वाई एक्सिस की वैल्यू आती है वो कहाँ आती है? यहाँ पर। ये वाई एक्सिस आपका मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। और ये कहाँ पे लाई करता है? मीन के करस्पॉन्डिंग, मीन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि द मैक्सिमम ऑर्डिनेट दैट इज वाई लाइज एट एक्स इज इक्वल टू म्यू। जब एक्स की वैल्यू मीन होती है, मीन पर हाईएस्ट एफ वाई एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, यानी मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है। फिर क्या है अगला? द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल टेक एनी पर्टिकुलर वैल्यू इज 0। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 कितना आ रहा था? 0, या फिर हम नॉन डिफाइंड भी बोल सकते हैं। ठीक है जी।
फिर अगला क्या है 11th, देयर आर टू मेथड्स ऑफ फिटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो तरीके से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल सकते हो। वैसे तो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका होता है वो बड़ा वाला फॉर्मूला, बहुत ही बड़ा वाला। दूसरा होता है इंटीग्रेशन वाला मेथड, और तीसरा जो आज हमने पढ़ा एरिया वेव डायग्राम। बट जो पहले दो मेथड्स जो हमने लास्ट क्लास में किए थे उनको हम ऑर्डिनेट मेथड बोलते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको गिवन था पीडीएफ। याद आ रहा है? बताओ जी, कुछ याद आ रहा है? ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये वाला और ये वाला, इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट मेथड। और जो आज हमने किया एरिया वेव डायग्राम, उसको हम बोलते हैं एरिया मेथड। समझ आ गई बात? ठीक है जी। तो ऑर्डिनेट मेथड फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बड़ा वाला और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन छोटा वाला, इंटीग्रेशन वाला। लो जी, खत्म चैप्टर। तो चैप्टर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इजी भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, ठीक ठीक चैप्टर है, ठीक है। और अगर आप रिवाइज कर रहे हो टाइम से तो इसके क्वेश्चंस कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इंडेक्स नंबर बस एक ही दिन का चैप्टर है वो, बस मुझे क्लास 3 घंटे की लेनी पड़ेगी और कुछ नहीं। हाँ जी, देखो क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बताइए जी, ऑप्शन कौन सा टिक करूं, ए बी सी डी? इसका आंसर पता है कहाँ लिखा है? जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है, जिस पेज पर शुरू हो रहा है उस पेज पे थर्ड या फोर्थ लास्ट पॉइंट है ये। ओ सॉरी, आ गया। द मीन ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज 0 विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 1। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बताओ मीन मीडियन मोड क्या होते हैं? नॉट इक्वल, जीरो, नन, इक्वल। द नंबर ऑफ मेथड्स फॉर फिटिंग, कितने तरीकों से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके अपना वो निकाल सकते हैं? दो, ऑर्डिनेट मेथड एंड एरिया मेथड। किसको टिक करेंगे? बी को। द नॉर्मल कर्व इज, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, नेगेटिवली स्क्यूड होता है, सिमेट्रिकल होता है, ऑल ऑफ दीज सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमेशा सिमेट्रिकल होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये जो कर्व हैं, तीन कर्व दिख रहे हैं आपको इस पेज पे, तीन कर्व, ये यहाँ पे देखो तीन कर्व। इसमें जो पहला वाला ब्लू है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, जो ग्रीन वाला है इसको हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। और ये दोनों ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं होते, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमेशा परफेक्ट बेल शेप कर्व होता है जिसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती। लास्ट क्लास में बताया था, याद आ रहा है? ठीक है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड होते हैं? आंसर इज नो, वो हमेशा सिमेट्रिकल होते हैं, यानी नो स्क्यूनेस, देयर इज नो स्क्यूनेस। ओह शिट, कर लोगे क्वेश्चंस? अगर कर लोगे तो एक दो रैंडमली दूं, करके दिखाओगे? बताओ जी, 169 करके बताओ भाई, 169 क्वेश्चन करके दिखाओ।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हो गया। हाँ जी। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 500 और 200 हैं। अब ये बोलता है कि भाई एक इंटरवल है 500 से लेकर के के तक, 500 से लेकर के तक, और इस इंटरवल के अंदर कितने परसेंटेज वैल्यूज कवर हो रही हैं? 40.32%। यानी कि ये कितना परसेंट एरिया हो गया? 40.32% एरिया होगा। अगर सब नंबर इसमें लिखेंगे तो कितना आएगा? 0.4032। ठीक है ना। और आपको गिवन है फाइव 1.3 की वैल्यू 0.84। 1.3 का मतलब क्या है? वन पॉइंट थ्री का मतलब क्या है? यहाँ से लेकर के जब z 1.3 होगा यहाँ तक की वैल्यू है 0.84। यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि z0 to 1 की वैल्यू z0 to 1.3 की वैल्यू कितनी होगी? 0.34। z0 से लेकर के z1.3 की वैल्यू कितनी होगी? दिस माइनस 0.5 यानी कि 0.34। बट ये वैल्यू कितनी है? 0.4032 है। यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि z 1.3 होगा। यहाँ पर नहीं बोल सकते। बात समझ आ गई ना? क्या करेंगे भाई बताओ, क्या करें? यानी इन्फॉर्मेशन हमारे इस क्वेश्चन में किसी काम की है नहीं। मोटी मोटी बात तो ये है, ये इन्फॉर्मेशन हमारी किसी काम की नहीं है। हमें निकालना है k की वैल्यू। z का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यही होता है। मुझे k निकालना है, यानी मुझे अगर z पता चल जाए तो मैं k निकाल सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? निकाल सकता हूँ। अब मुझे z टेबल देखनी है और बताना है कि 0.4032 z की वैल्यू 0.4032 किस पर आ रही है। मतलब z क्या है जब एरिया अंडर कंसिडरेशन 0.4032 आ रहा है। जल्दी बताइए। क्या चाहिए मुझे? 0.4032 चाहिए। आइए जी, 40404032 ये रहा। z 1.3 पर ही है। अच्छा, बेसिकली दिक्कत क्या हुई है, वहाँ पे वैल्यू z 1.3 की गलत 1.3 की गलत लिख दी गई है। उसे ठीक कर लेते हैं। इस वैल्यू को ठीक कर लो। यहाँ पर एक गलती से गलत आ गया है, मिसप्रिंट हो गया है। 1.40 नहीं, ये आएगा 0.9032। 0.84 की जगह क्या कर लो, इसको 0.9032 कर लो। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर। अब अगर 1.3 जो है वो 0.9032 है तो z 0 to 1 कितना होगा? 0 to 1.3 कितना होगा? 0.9032 माइनस 0.5 यानी 0.4032।
और 0.4032 की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 1.3। समझ आ गई बात? बोलो हाँ या ना। आपको -इन्फिनिटी से लेकर के z 1.3 तक की वैल्यू कितने गिवन है 0.9032, यानी कि आपको जो वैल्यू गिवन है वो इसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कितनी है 0.9032। जो क्वेश्चन में प्रिंट हो गया है 0.84 वो 0.9032 है, ये आपको वैल्यू गिवन है। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। और आपको पता है कि ये मिडल लाइन से लेकर के लेफ्ट हैंड साइड का पूरा एरिया जो होता है 0.5 होता है, तो क्या मैं सिर्फ ये वाले एरिया की वैल्यू निकाल सकता हूँ? मैं क्या बेसिकली क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं 0.9032 में 0.5 माइनस करूँगा तो 0.4032 आ जाएगा, और ये वाला एरिया 0.4032 ही है। और ये कब आ रहा है? जब फाई 1.3 है, यानी कि z 0 से 1.3 की वैल्यू है, ये z 0 से लेकर के 1.3 की वैल्यू, यानी यहाँ पे z कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। बताओ है ना? z 0 से लेकर के 1.3 की वैल्यू कितनी है 0.4032 है। आपको इस क्वेश्चन में ये गिवन है, बट आपको रिवर्स कैलकुलेशन से ये निकालना है कि भाई z 1.3 होता अगर तो इसकी वैल्यू कितनी होती 0.4032 होती, बट अगर ये वैल्यू गिवन है तो z कितना होगा, ठीक है ना 1.3। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली 1.3 इज इक्वल टू k माइनस 500/200, तो कितना जाएगा 760। हाँ जी, समझ आ गया अब कैसे करना है क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन कर पाओगे? In a business, it is assumed that the average daily sales expressed in rupees follows normal distribution. Find the coefficient of variation. बताओ जी coefficient of variation का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, ठीक है ना। Find the coefficient of variation of the sales given that the average daily sale is less than 124. Given that the average daily sale is less than 124 is 0.0287 and the probability that average daily sale is more than 270 is 0.4599। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज डेली सेल 124 से कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, और एवरेज डेली सेल 270 से ज़्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। आई बात समझ आप लोगों को? बताओ भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में जल्दी से बताओ कि आपको पता है कि मीन कितना है? हाँ जी, पता है क्या? नहीं, नहीं पता, बट हमें क्या पता है? बताइए जी, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि एवरेज डेली सेल 124 से कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.0287, और आपकी एवरेज डेली सेल 270 से ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4599 है, यानी कि 0.5 से कम है, इसलिए मैंने x = 270 यहाँ पे लिखा है। क्योंकि अगर x = 270 मैं यहाँ पे लिख देता और इससे ज़्यादा एरिया अगर मैं शेड करता तो आंसर 0.5 से ज़्यादा आता, क्योंकि 0.5 तो इस लाइन से इधर का एरिया होता है और इस पॉइंट से इधर का एरिया, तो 0.5 से ज़्यादा हो जाता। अब मैंने इस एरिया को देखा, ये एरिया जो है इसका प्रोबेबिलिटी 0.5499 है, यानी कि इस लाइन के बाद आ रहा होगा ये, भाई ना बात समझ, तभी इधर का एरिया शेड करने से आंसर जो है 0.5 से कम आएगा। ये समझ पा रहे हो आप लोग?
मैंने किस तरीके से प्लेस किया है इन वैल्यूज़ को इसमें, वो समझ आ रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई 124 में इस बीच वाली लाइन के इधर लिखूँ 270 बीच वाली लाइन के इधर लिखूँ, ये नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मीन नहीं पता, मीन कितना है। मीन पता होता तो लिखना आसान हो जाता। तो हम इन वैल्यूज़ के बेसिस पे लिखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.0287 है। और अगर मैं 124 को इस मीन के इधर लिख देता और फिर ये सारा लेफ्ट हैंड साइड का एरिया शेड करता तो आंसर 0.5 से ज़्यादा आ जाता। और अगर मैं 270 को इस मिडल लाइन के लेफ्ट साइड लिखता और इधर का सारा एरिया शेड करता तो भी आंसर 0.5 से ज़्यादा आ जाता। तो मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है। अब मुझे एक चीज़ तो पता है कि 124 और 270 के बीच में कहीं आंसर लाया करता है। मीन जो है वो 124 से ज़्यादा है और 270 से कम है। ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को? अब बताओ क्या करें, बताइए जल्दी से। Z टेबल देखो और मुझे एक चीज़ बताओ। अच्छा पहले तो ये बता दो मुझको कि अगर 0.0287 ये ग्रीन वाला एरिया है तो एक खाली वाला एरिया कितना होगा? .4713। यही होगा 0.4713। अब मुझे बताओ Z 0 से लेकर के कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 0.4713 होती है, यानी 0.4713 पे Z क्या आ रहा है? बताइए जी, 4713 पे Z क्या आ रहा है? 0.4713 पे Z क्या आ रहा है? 1.9। यानी Z 1.9 पर आपके हिसाब से Z 1.9 पर 4713 है 1.9। अच्छा यहाँ पर बताइए 0.5 माइनस 0.4599 यार है 0.0401। बताइए जी 0.0401 Z की किस वैल्यू पे आ रहा है? Z टेबल से देख करके बताओ। यानी Z क्या है कि उसकी प्रोबेबिलिटी या उसका एरिया अंडर कंसिडरेशन 0.0401 है। बोलो भाई बोलो। । 0401 नहीं है? उसके आसपास का देख लो, 0401 के आसपास का देख लो। 04 ये 0.398 है, हम बोल सकते हैं। Z की वैल्यू 0.1 दिख रही है। ये देखो, ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा पास है 0.0401 के, तो Z 0.1 है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो यार तुम। देखो ये टेबल याद नहीं करनी, ये टेबल अगर आया ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में दी जाएगी। वैसे मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं, इसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 नंबर के हिसाब का क्वेश्चन है नहीं ना यार। अब मुझे बताइए Z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला होता है। तो जब Z 1.9 है तो हमें x पता है क्या? बोलो भाई बोलो, x पता है क्या? हाँ 124। म्यू पता है क्या? नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन पता है कि नहीं? और जब Z 0.1 है तो x क्या है? अब आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, 2 वेरिएबल्स वाली। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व कर लोगे। अब म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे। आपको उसमें क्या बताना है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जाम क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, 4-5 नंबर का होता है बीकॉम लेवल पर अगर आता है तो।
ठीक है ना। और क्योंकि 5-6 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, 1 नंबर का आता है, तो इसलिए रेलेवेंट होता नहीं है। बट आपको एक आइडिया लग गया होगा, आपको बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे इन क्वेश्चन से। तो आपको जब एग्जाम वाले क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ईजी लगेंगे, आपको लगेगा हम तो इससे बहुत हायर लेवल कर चुके हैं और इन कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझ चुके हैं, तो क्वेश्चन सब ईजी हैं। ठीक है, जब निकाल के देख लेना इसको, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अगला देखो क्या है, द सैलरी ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री इज नोन टू फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन एवरेज सैलरी ₹10,000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2,000. If 50 workers receive salary more than 14,000, then the total number of worker in factory is, बताइए जी कैसे होगा। कॉमन सेंस लगाओ और आंसर आ जाएगा। बताओ जी यहाँ पे म्यू कितना है, 10,000, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 वर्कर रिसीव सैलरी मोर देन 14,000, 14,000 से ज़्यादा सैलरी रिसीव करने वाले लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बोलो हाँ या ना। अगर ये 14,000 है तो 14,000 से ज़्यादा सैलरी रिसीव करने वाले लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है, कैसे निकालोगे, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो z इज इक्वल टू 2। तो बताओ z 0 to 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4772, यही होती है, बोलो हाँ या ना, 0.4772। ठीक है जी। अब अगर ये 0.4772 तो ये कितना होगा, .0228, और यहाँ पे वर्कर्स कितने हैं, ये वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 50। अगर 50 वर्कर 0.0228% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो 100% पॉपुलेशन कितनी होगी, निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड। अगर 0.0228% वर्कर 50 के बराबर हैं तो बताओ 1 के बराबर कितने होंगे, ये प्रोबेबिलिटी है, तो 1 के बराबर कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट कितनी होती है 1, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ जी कितना आएगा, 50 डिवाइड बाय 0.0228। टू 192.98, अगर राउंड ऑफ करना है तो कहाँ पे करेंगे, 2193 पर। है कोई ऑप्शन, आ गया समझ। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको पहली बात तो z 0 to 1 की वैल्यू गिवन होगी, 0 to 2 की सॉरी 0.4772, और फिर ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको निकाल लेना है कि भाई ये कितना है 0.0228 और ये 50 वर्कर हैं, ये 50 वर्कर की प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल वर्कर कितने होंगे, ठीक है ना, 50 डिवाइड बाय 0.0228 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, आ गई बात समझ कैसे होते हैं क्वेश्चंस। एक बार आ गया समझ। और बताओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस तो आप लोगों को सब मुझे लगता है कुछ कुछ हो ही जाएंगे ज़्यादातर। इफ अ वीकली वेज ऑफ 5,000 वर्कर इन अ फैक्ट्री फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्कर्स विद वेजेस बिटवीन 660 एंड 720। कर लोगे, यहाँ पे आएगा 700, बताओ 660 कहाँ पे आएगा इधर, और 720 कहाँ पर आएगा इधर। अब आपको बताना है कि ये जो वर्क इस एरिया में कितने वर्कर्स लाई करेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। ये जो एरिया है इस एरिया में कितने वर्कर्स लाई करेंगे आपको ये बताना है।
ठीक है ना। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्कर्स विथ वेजेस 660 एंड 720। तो मुझे बताइए z की वैल्यू क्या होगी। फोर्टी अपॉन 50.8 और 720 माइनस 700 अपॉन 50 यानी कि 0.4। हाँ जी ठीक है, ये माइनस में आएगा बट माइनस लिखने की ज़रूरत है नहीं है सच। अब मुझे जल्दी से बताइए Z02.8 की वैल्यू और Z02.4 की वैल्यू कितनी होती है। पीछे से देख करके बताइए टेबल से। 0.2881 और ये 0.4 का क्या आ रहा है। 0.4 एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में 0.4 के आगे क्या लिखा है बता दो। अबे क्या कहे जा रहे हो, एक एक करके बोलो। आपको z की वैल्यू बतानी है। पहले आप क्या कर रहे थे, आप एरिया अंडर कन्फिड्रेशन से z निकाल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो नहीं करना। आपको z से एरिया अंडर कन्फिड्रेशन निकालना है क्योंकि अब आपको z पता है, z पता है। तो ये बताओ कि जब जो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर है उसमें क्या लिखा है, पॉइंट सबसे ऊपर 0.0 लिखा होगा, फिर 0.1 0.2 0.3 ऐसे लिखा होगा। तो उसमें 0.8 के जस्ट बाद क्या वैल्यू लिखी है, 0.8 के बाद 0.0359 और 0.4 के आगे क्या लिखी है, वन 1.4 के जस्ट राइट साइड पर। क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी तो सिखाया था मैंने तुम लोगों को टेबल देखना। देखो आपके पास z 0.4 और 0.8 की वैल्यू निकालनी है। z 0.4 की वैल्यू कितनी है, 0.1554। एक्सट्रीम लेफ्ट तो यही है, लेफ्ट तो यही है। तो देखिए 0.4 के बाद क्या लिखा है, 0.554। 0.554 और 0.8 के बाद क्या लिखी है, 0.2881। तो ये दो वैल्यूज मैं आपसे पूछ रहा था सिर्फ, ठीक है ना। अब मुझे बता दोगे दोबारा से, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ बताओ। 1551 ठीक है। अब अगर आप ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे तो ये पूरी आ जाएगी। बताओ कितनी आ रही है, तो कितने परसेंटेज वर्कर हैं यहाँ पर फॉल करते हैं 660 से 720 के बीच में, 44.35% वर्कर्स। टोटल वर्कर्स कितने हैं फैक्ट्री में, 5000। यानी इस एरिया इस कर्व के अंदर टोटल वर्कर्स इतने हैं, और कितने परसेंटेज वर्कर्स सिर्फ इस एरिया में फॉल करते हैं इतना, तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 5000। 2217.5। तो किस पे टिक कर दोगे, 2218। आ गई बात समझ, हाँ या ना। इतना सा करना था, तुम लोग पता नहीं क्या ही कर रहे थे। बताओ जी, एरिया बेस्ड डायग्राम इजी है कि नहीं है, इजी है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। नो, एक ही चीज़ करनी है हर एक के अंदर, बस एक दो क्वेश्चंस थे जिसमें आपको एरिया अंडर कंसिडरेशन गिवन था और आपको z निकालना था। तब आपने टेबल को उल्टे तरीके से यूज़ किया। तब आपने जो मेन डेटा था टेबल के अंदर वो देखा
कि ये z की क्या वैल्यू हमें देता है, तो हमें z निकल करके आ गया। बट नॉर्मली हमें क्या करना होता है, z गिवन होता है, ये हम निकाल लेते हैं और हमें निकालना होता है इसकी एरिया अंडर कंसिडरेशन क्या है। तो टेबल को आपको दो तरीके से देखना है। अगर आपको z गिवन है और आपको एरिया अंडर कंसिडरेशन निकालना है तो बिल्कुल वही करो जो अभी हमने किया। एग्जाम में टेबल तो गिवन नहीं होती, एग्जाम में टेबल ना दे करके क्वेश्चन के अंदर ही आपको वैल्यूज़ बता देते हैं कि Z02.8 की वैल्यू ये है, Z02.4 की वैल्यू ये है, ये वैल्यूज़ आपको बता देते हैं। क्योंकि इसी इंस्टीट्यूट को पता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन डालना है एक नंबर के लिए और हमें उसके लिए इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। हर सेंटर में टेबल भिजवाओ, बच्चों को टेबल मिल रही है नहीं मिल रही है, मेहनत बढ़ जाती है ना भाई। एक एक्स्ट्रा ग्राफ के लिए भी मेहनत बढ़ जाती है। तो इंस्टीट्यूट बोलते हैं एक नंबर के लिए क्यों इतनी मेहनत करें। तो जनरली वो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछते नहीं है इस टाइप के, सिर्फ इस आलस की वजह से। और अगर पूछ लिया बाई चांस तो उस क्वेश्चन में आपको Z028 02.4 की वैल्यू ऑलरेडी लिख करके देते हैं कि भाई इसकी वैल्यूज ये आप कर लो। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको टेबल भी ना दे और वैल्यूज भी ना दे क्वेश्चन के अंदर, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नहीं बोला कि भाई टेबल याद करो, वो टेबल को याद कर भी नहीं सकता। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टेबल याद करना। हाँ जी, तो चैप्टर फिनिश माने वाला। आप लोगों का काम पता है क्या? अब आप लोगों का काम है, आप लोगों को ये चैप्टर के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अब जिन बच्चों ने पहले दो वीडियोस नहीं देखे वो प्लीज़ पहले दो वीडियोस देख लेना। देखो पहला वीडियो तो खैर लंबा है, 2 घंटे का है, बट जो पिछली क्लास हुई थी हमारी वो बहुत छोटी थी, 1 घंटे 10 मिनट की, 1 घंटा 11 मिनट की क्लास है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आपको मोटा मोटा देखा जाए 3 घंटे के आसपास का देखना है। और आज का लेक्चर तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने वो 2 लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है ना, जैसे कि भावना ने लिए हैं, श्रुति ने लिए हैं सारे लेक्चर्स, ठीक है ना, काजल ने भी लिए हैं, आपने भी लिए हैं, अखिल ने नहीं लिए, प्रभात का मुझे याद नहीं आ रहा, और अक्षत ने भी लिए हैं, और पूनम ने भी नहीं लिए। तो जिन लोगों ने पूरे नहीं लिए हैं वो देख लो वो लेक्चर्स और चैप्टर के क्वेश्चंस ट्राई करो। जिनने देख लिए हैं वो बैठ करके फिर भी अगर रिवाइज करना चाहो तो कर लो, वरना चैप्टर के क्वेश्चंस ट्राई करो। कर लोगे, ईजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है। जो कराया है उसी में से है, एक आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपको एकदम थ्योरी वाले दिख सकते हैं जिसमें आपको लगे कि सर ने ऐसा कुछ बताया नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 1-2। तो उनको आप या तो मार्क कर लेना, मैं बता दूंगा, या फिर उनको आप अपने आंसर PDF से देख करके टिक कर लेना और लर्न कर लेना। हो जाएगा इतना। चलो टेक केयर सभी को।